युग ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत है। हरिओम सभी को। आज हरिओम का मैम। क्लास शुरू करते हैं। मैम। हरिओम मैम। हरिओम। कल की हरिओम क्लासेस हरिओम समझ मैम। में आ गई? हरिओम। कल की क्लासेस समझ में आ गई थी? किन्हीं को किसी प्रकार का डाउट है तो बताइए। जी आ गई। एनीवन? तो हम लोग कल सेल के बारे में देखे थे और हम लोग देखे थे कि सेल के जो है सेल को मुख्यतः 3 भागों में हम लोग इसको बांटे थे। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और नाभिक। याद होगा सभी को, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये 3 पार्ट में बांटा गया था और कल हम लोग तीनों पार्ट को अच्छे से पढ़े थे। सेल मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से जाने थे, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म, जिसको कोशिका द्रव बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। और नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के बारे में कल हम लोगों ने देख चुका था। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में कल पूरा डीपली चर्चा इसमें किया गया था। उसके साथ ही साइटोप्लाज्म, जो भी कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाए जाते हैं उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसमें बहुत सारे कोशिका के अंग जो है पाए जाते हैं। ठीक है, उसके साथ ही हम लोग कल देखे थे कौन कौन से कोशिका के अंग हैं और कौन कौन ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ये इसमें आपको नोट किया गया था। उसके साथ हम लोग न्यूक्लियस के बारे में देखे थे कि कोशिका के बीच में एक न्यूक्लियस होता है जो कि नियंत्रण का कार्य करता है, पूरे सेल को नियंत्रित करके रखता है। कौन? तो न्यूक्लियस। कोशिका में क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, बीच में। तो सबसे ऊपर वाला सेल मेम्ब्रेन था, उसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं और उसके बीच में जो रहता है सबसे बीच में, उसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो जो ऑर्गेनल्स है उसके खोजकर्ता कौन है, उसके साथ ही किस किस वर्ष में जो है उन्होंने खोज की है इन सारी चीजों की। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने अच्छे से कल पढ़ा था, क्वेश्चन भी कर चुके थे हम लोग कल। आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम लोग कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी कोशिका के जो है ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, आज हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो तैरते रहते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईआर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो ईआर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में पाया जाता है। और ये किस प्रकार का होता है? तो एक झिल्लीदार कोशिका के अंग है। कोशिकांग यानी कि झिल्लीदार कोशिका के अंग है, ये झिल्ली जैसा ये दिखता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको ये कि ये झिल्लीदार प्रकार के जो है ऑर्गन्स है। उसके साथ ही जो एक नेटवर्क की तरह फैला रहता है, तो ये जो है अगर आपको कोशिका के कोशिकांग में अगर देखेंगे तो एक नेटवर्क की तरह जो है ये फैला रहता है और कोशिका के अंदर प्रोटीन व वसा का निर्माण, परिवहन और संग्रह में मदद करता है। तो आपको ध्यान रखना है ये अंदर में क्या करता है कोशिका के अंदर? तो प्रोटीन का निर्माण, सॉरी, अंदर में प्रोटीन व वसा का निर्माण, उसके साथ ही परिवहन और संग्रह करने में मदद करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको ईआर जो बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी इस तरीके से ईआर लिखा रहेगा, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, अभी हम लोग आगे इसको देखने वाले हैं। पहले मोटा मोटा आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक नेटवर्क की तरह जो है हमारे जो साइटोप्लाज्म है उसमें फैला होता है। उसके साथ ही इसके अंदर प्रोटीन और वसा का क्या होता है? निर्माण होता है। प्रोटीन और वसा का निर्माण आपको ध्यान रखना है, साथ में परिवहन और संग्रह। ठीक है, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ये भी होता है। ठीक है, ये एक नेटवर्क की तरह कार्य करता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर हम लोग सेल में जाके देखें तो प्रॉपर आपको पहले दिखाती हूँ सेल के अंदर में किस प्रकार से रहता है। ये देख रही है, यहाँ पे देखिए स्मूथ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया गया है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है,
तो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं जो ग्रीन ग्रीन है और साथ में जो आपको यहाँ पे नीले टाइप के जो दिख रहे हैं, तो ये दोनों जो है आपके किसके स्ट्रक्चर हैं, तो आपको ध्यान रखना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हम लोग देखेंगे कि ये दोनों है क्या। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ये हमारा कोशिका का केंद्रक है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर इस प्रकार जो है घिरा रहता है ये। ओके, अब राइबोसोम आपको दिख रहे होंगे, इस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। ओके, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोला जाता है, जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्योंकि खुरदरी होता है उसके ऊपर देख रहे हैं राइबोसोम इस प्रकार जो है आपको दिख रहे होंगे रेड 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 करके, तो ये जो है खुरदरी प्रद्रवी जालिका इसको हम लोग बोलते हैं, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसी प्रकार जिसमें आपके राइबोसोम नहीं पाए जाते, ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको रेड रेड नहीं दिख रहे हैं, जो इसमें राइबोसोम दिख रहे थे इसमें आपको राइबोसोम नहीं दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिकनी प्रद्रवी जालिका बोलते हैं, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यही देखते हैं यहाँ पे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके दो प्रकार होते हैं। ओके, दो प्रकार इसके होते हैं। सबसे पहला क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब रफ को क्या बोलते हैं, तो रफ को आर ई और आर बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, एस ई आर। ठीक है, एस ई आर और आर ई आर आपको ध्यान रखना है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिर्फ ई आर बोलते हैं। इसी के दो प्रकार हैं जिसमें हम लोग आर लगाते हैं एक में, यानी रफ, और एक स्मूथ वाला है। ठीक है, एक रफ वाला है और एक स्मूथ वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं जिसमें राइबोसोम है वो रफ वाला है, और जिसमें राइबोसोम नहीं है वो क्या है, वो प्लेन है, चिकना है, स्मूथ है, तो उसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी और भी देखेंगे इसके बारे में। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि ऐसे तो आपको अभी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर और भी देख लेते हैं कि क्या दोनों में डिफरेंस है, ऐसी आर ई आर और साथ में एस ई आर में, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग किस तरीके से पहचानते हैं, तो जिसके सतह पे आपको राइबोसोम्स दिखेंगे, जिसके सतह पे राइबोसोम्स होते हैं, जिसे हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। तो जिसमें प्रोटीन यानी कि राइबोसोम पाए जाते हैं उसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसलिए यह रफ दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, इसी वजह से ये रफ दिखता है, और इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये क्या करने का कार्य करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण करता है। आपको पता है कि जो आपके राइबोसोम्स के क्या कार्य होते हैं, राइबोसोम्स के कार्य होते हैं प्रोटीन का संश्लेषण करना। ओके, उसके साथ ही प्रोटीन को ई आर से गोल्जी बॉडी तक पहुंचाना, यानी कि प्रोटीन को जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी जो है वहां तक पहुंचाने का ये कार्य करता है। तो आगे हम लोग और देखेंगे गोल्जी बॉडी क्या है। ठीक है, सारी चीजों को अभी हम लोग, क्योंकि ये सब कोशिकाओं के पार्ट है तो हम लोग सबको भी देखने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आपको आपको थोड़ा सा बस यही ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर राइबोसोम्स होंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जिसमें ऊपर जिसके ऊपर नहीं होंगे वो स्मूथ होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे एसईआर, जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसकी पहचान कैसे होती है, तो इसकी सतह पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इसलिए यह चिकना और स्मूथ होता है। और इसका कार्य अगर देखेंगे तो लिपिड और स्टेरॉइड का निर्माण करता है। ये लिपिड स्टेरॉइड का निर्माण करेगा, विसरण का कार्य यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का चयापचय करने का कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म करने का कार्य करता है, साथ में कैल्शियम का संग्रह भी करता है। तो ये किसका कार्य है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये कार्य है। ठीक है, ऐसे दोनों के कार्य में आपको ये सारी चीज को ध्यान रखना है। अभी और भी हम लोग आगे देखते हैं विस्तार से। यहाँ तक क्लियर हुआ कि ये बताइए। ओके, अंजलि जी, प्रतिमा जी, इंदु जी। बहुत पढ़ना पड़ेगा मैडम। डर क्यों रहे हैं आप लोग?
तो थोड़ा मुझे सा बहुत सारे स्लो लोगों का चलिए मैम। कमेंट। अच्छा, स्पीड में मैं बता दी। जी मैम। ओके ओके, देखिए मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। हम लोग कल पढ़े थे ना, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े थे। जैसे कि हमको यहाँ पे बना के बता देती हूँ। नहीं समझ में आया तो मैं बताती हूँ। हम लोग कल देखे थे, समझ लीजिए कि ये हमारा सेल है। सेल का ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? तो सेल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। इसके बीच में क्या पाया जाता है? तो इसके बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। और जो इसमें जो द्रव होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कोशिका द्रव बोलते हैं। और जितने भी कोशिका के अंग होते हैं, जिसको हम लोग कोशिकांग बोलते हैं, वो सारा इसमें क्या करता है? तैरता रहता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, ये सारी चीज क्या करते हैं? इसी द्रव में क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। तो अभी हम लोग उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कोशिका के अंदर में जो पाए जाने वाले जितने भी कोशिका के अंग है, अभी हम लोग उसी के बारे में देखने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले अभी हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखें, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखें, जो कि दो प्रकार के होते हैं। एक आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और एक आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। स्मूथ यानी कि इसके ऊपर जो है आपके राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, और इसके ऊपर आपके राइबोसोम जो है पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स जिसके ऊपर पाए जाएंगे, वो आपका क्या होगा? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। यानी कि जैसे कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आपने कोई किस प्रकार बताऊं आप, समझ लीजिए कि आपने खीर बनाया है, ठीक है। खीर के ऊपर से आपने कुछ कुछ उसके ऊपर छीट दिए हैं। जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारी चीज होते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारा चीज उसके ऊपर डाल दिए हैं, तो वो क्या होता है? वो खुरदरा दिखता है ऊपर ऊपर, ठीक है। नॉर्मली अगर आपका खीर होगा, वो क्या होगा? चिकना होगा। जब उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं डाले रहेंगे, ठीक है। जब उसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले तो वो चिकना ऊपर से दिखता है। लेकिन जब उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते तो ऊपर ऊपर उभरा उभरा आपको दिखेगा। तो वो आपका क्या हो जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो आपका चिकना दिखेगा, वो आपका क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ओके, अभी मैम मैं यही बता रही हूँ आप लोगों को। मैम एक मैं इसका वो एग्जांपल दूं, बेस्ट लीची। जी हाँ जी, लीची दीजिए। लीची मैम। लीची, हाँ, यस यस। तो लीची को जो आप देखते हैं, लीची का जो ऊपर वाला छिलका होता है, वो आपका क्या है? वो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि उसके ऊपर ऐसे ऐसे निकला हुआ रहता है। लेकिन जब आप लीची को छील देते हैं, तो लीची के अंदर का जो आपको परत दिखता है, पूरा चिकना रहता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल पेश किया लीची, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। ओके, अब क्लियर हुआ? जिन्हें समझ में नहीं आ रहा था, स्पीड जब भी होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, सबको समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि जो मुख्य कार्य है हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुख्य कार्य जो है, अभी हम लोग उसे डीपली समझेंगे कि लिपिड्स और स्टेरॉइड हार्मोन का ये निर्माण करता है। ओके, लिपिड्स और स्टेरॉइड हार्मोन का ये निर्माण करता है। जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो वसा यानी वसा को लिपिड्स बोलते हैं, ठीक है। और फास्फोलिपिड, लिपिड, फास्फोलिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन ये बनाता है, जो कि शरीर के कई कार्यों में सहायक होते हैं। तो शरीर के बहुत सारे कार्य करने के लिए ये सहायक होते हैं, लिपिड्स, फास्फोलिपिड्स, और साथ में आपको आपके स्टेरॉइड्स। ओके, अब लिपिड्स क्या होते हैं? तो वसा या फिर चिकनाई वाले जो पदार्थ होते हैं, जो कि ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो वसा या फिर चिकनाई वाले पदार्थ को हम लोग लिपिड्स बोलते हैं, ठीक है। जो आपके फैटी सब्सटेंस होते हैं, जो यूज होते हैं एनर्जी के लिए, तो उसे हम लोग लिपिड्स बोलते हैं। ओके, स्टेरॉइड्स हार्मोन देखेंगे तो शरीर को बनाने वाले जो हार्मोन होते हैं, उसे हम लोग स्टेरॉइड्स बोलते हैं। जैसे कि आपके एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं स्टेरॉइड्स हार्मोन। ओके, तो ये जो है लिपिड्स और स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण कौन करता है? तो आपको ध्यान रखना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, ठीक है।
बस आपको यहाँ समझना है, जो चीजें याद करनी होगी वो मैं एक लाइन में बता दूंगी कि आपको याद करनी है, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी जो मैं बता रही हूँ उसे बस समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा बर्डन नहीं लेना अभी आपको। उसके बाद ये विष का हरण करता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन करने का कार्य करता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये विशेष रूप से लीवर की कोशिकाओं में विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है, यानी कि जो भी हमारे लीवर में जो निष्क्रिय जो पदार्थ है उसे क्या करते हैं, तो उसे जो भी विषैले पदार्थ है, यानी कि जो भी क्या बोलते हैं उसे, विष वाली चीज जो होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, उसे क्या करते हैं, तो उसे निष्क्रिय करने का कार्य करता है, उसे डिस्ट्रॉय करने का कार्य करता है। ओके, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उसे क्या करते हैं, जैसे ड्रग्स और अल्कोहल, जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे ड्रग्स और अल्कोहल जो है, तो ये आपके क्या है, विषैले पदार्थ है, तो इसे क्या करता है, इसे डिस्ट्रॉय करने का कार्य करता है, और हमारी बॉडी का क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि डिटॉक्सिफिकेशन करने का कार्य भी कौन करता है, तो आपको याद रखना है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, हानिकारक पदार्थों को निष्क्रिय करना। ओके, तो दो चीजें ध्यान रखना है, लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण करना और डिटॉक्सिफिकेशन करने का कार्य करना। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का चयापचय, यानी कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का ये चयापचय करने का कार्य करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के चयापचय करने का कार्य करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हम लोग सब स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ रहे हैं, चिकना जो है अंत प्रद्रवी जलिका के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हमें यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का ये कार्य करता है, ठीक है। जो ग्लाइकोजन रहता है उसे क्या करता है, तो ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। ओके, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है, और उसके साथ ही जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। आपको पता होगा जो आपके ग्लाइकोजन होते हैं वो ऊर्जा के रूप में संचित रहते हैं, यानी कि आपके शरीर में ऊर्जा के रूप में शर्करा जो है वो संरक्षित रहते हैं, उसे हम लोग ग्लाइकोजन बोलते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन। और ग्लूकोज जो है कोशिकाओं को ऊर्जा देने वाली मुख्य शर्करा है, और यही जब संचित होता है, यही जब हमारे शरीर में संचित होता है, स्टोर होता है, तो उसे हम लोग ग्लाइकोजन के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिल सके। यानी कि जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में स्टोर किस प्रकार रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। जब कहीं ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो ग्लूकोज के रूप में जो है वो उसको बदल देता है ग्लूकोज के रूप में, और फिर हम लोग उसको यूज कर पाते हैं ऊर्जा के रूप में। तो वही बातें यहाँ पे बताई गई है कि कार्बोहाइड्रेट्स का चयापचय करने का कार्य जो है कौन करता है, तो ये भी आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ओके, उसके साथ ही कैल्शियम आयन का संग्रह करना, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम आयन का क्या करता है, स्टोरेज करने का कार्य स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, यानी कि मांसपेशियों में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। कैल्शियम आयन का संग्रह करने का कार्य करता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपको अलग ध्यान रखना है कि हम लोग जो है एसईआर को किस नाम से जानते हैं, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी हम लोग जानते हैं किसे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ओके, जो कि मांसपेशीय संकुचन के लिए कैल्शियम को संग्रह करता है। तो जब ये कैल्शियम के रूप में संग्रहित होता है तो हम लोग उसे किस नाम से जानते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब मांसपेशियों में कैल्शियम के रूप में संग्रहित रहता है तो इसे हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, जो कि मांसपेशीय संकुचन के लिए कैल्शियम को संग्रह करता है, यानी कि संकुचन करना, ठीक है। तो मांसपेशियों के संकुचन के लिए जो है कैल्शियम को संग्रह करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये कैल्शियम को संग्रह करता है। ओके, तो कैल्शियम को संग्रह करने का कार्य भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ताकि जो है हम क्या कर सके, अपनी जो मसल्स है उसमें क्या कर सके, उसमें कॉन्ट्रैक्शन कर सके। ओके, अपने मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कर सके, तो इसके लिए भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जिम्मेदार होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए, समझ में आया या नहीं आया, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। किन्हीं को भी अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो जल्दी बता दीजिए, मैं एक बार फिर से बता दूंगी अगर दिक्कत आएगा तो। चलिए, सभी लोग थम तो कर रहे हैं, यानी सभी को समझ में आ ये गया। मसल के लिए एक बात बता दीजिए थोड़ा, ये मसल्स के लिए कैल्शियम को स्टोर करता है, कुछ बता रही थी। हाँ हाँ, बराबर बोल देखिए, दीजिए मैम एक बार। ओके। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये हमारे मांसपेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम को संग्रह करता है, यानी कि हमारी बॉडी, हमारे मसल्स में जो कॉन्ट्रेक्शन होता है उसके लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो उसको क्या करता है, स्टोर करने का कार्य करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। मतलब कि जो स्मूथनेस आती है मसल्स में, इसके वजह से आती है क्या, या जो शक्ति की जरूरत पड़ती है मसल्स में उसकी? शक्ति की जरूरत होगी ना, क्योंकि कैल्शियम जरूरी है हमारी हड्डी के लिए। जी इस जी तरीके से इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गोल्जी एपरेटस के बारे में देखेंगे, ठीक है। गोल्जी एपरेटस आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इस प्रकार आपका गोल्जी एपरेटस है। सेल में एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, गोल्जी एपरेटस को। गोल्जी एपरेटस, देखिए यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं ये आपके क्या है, ये गोल्जी एपरेटस है, ठीक है। मैम गोल्जी हमने एपरेटस सीआर को देखा, आरईआर को नहीं देख रहे हैं। देख चुके ना, देखिए देख चुके हैं। मैं जब दोनों को अच्छा यहाँ पे, अच्छा ठीक है, मतलब उतना ही है ना उसका, हाँ उतना ही जितना है, आर्यन। ओके ओके, यस, ठीक है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं आ गया। गोल्जी एपरेटस, ओके। तो देख लेते हैं हम लोग गोल्जी एपरेटस के बारे में। गोल्जी उपकरण भी जिसे हम लोग बोलते हैं, इस प्रकार आप देख सकते हैं गोल्जी एपरेटस के जो है पिक्चर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। गोल्जी उपकरण जो है क्या है, तो एक झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है, यानी कि कोशिका के ऐसा अंग है जो कि किससे घिरा होता है, झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये किससे घिरा घिरा होता है, तो झिल्ली से घिरा हुआ जो है ये रहता है, जो कि प्रोटीन और लिपिड्स को क्या करता है, संशोधित करता है। प्रोटीन और लिपिड्स, ये आपको प्रोटीन लिपिड्स, ये आपको कीवर्ड ध्यान रखना है। जो आपके गोल्जी उपकरण जो है उसमें प्रोटीन और लिपिड्स को क्या करता है, ये प्रोसेस करने का कार्य करता है। संशोधित यानी कि मॉडिफाई करने का कार्य करता है। पैक यानी कि पैकेजिंग करने का कार्य करता है। साथ में ट्रांसपोर्टेशन करने का कार्य करता है। तो ये चीजें आपको बस ध्यान रखना है गोल्जी एपरेटस के बारे में, कि गोल्जी एपरेटस जो है वो कौन सा कार्य करता है। तो प्रोटीन और लिपिड्स जो है उसको क्या करने का कार्य करता है, प्रोसेस, मॉडिफाई, पैक और ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। बस एक लाइन में आपको ये याद रखना है, ठीक है, गोल्जी एपरेटस के बारे में, ओके। तो यहाँ पे कोशिका अंग वही लिखा गया, यानी कि कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं वो यहाँ पे अलग से समझा दिया गया फिर से, कि कोशिका के अंदर एक विशेष कार्य करने वाले जो भाग होते हैं उसे हम लोग कोशिकांग बोलते हैं। उसके साथ बस आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है, ठीक है। खोजकर्ता अगर देखेंगे तो कल हम लोग देखे थे कि गोल्जी जो है एपरेटस की खोज किसने की है, तो हम लोग देखे थे कैमिलो गोल्जी के बारे में, ठीक है। कैमिलो गोल्जी ने जो है गोल्जी एपरेटस की खोज की है 1898 में, 1898 में। अन्य नाम देखेंगे तो इसे गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं गोल्जी बॉडी लिखा हुआ रहेगा तो आप ये मत समझिएगा कि मैम गोल्जी एपरेटस पढ़ाई है, ठीक है। सारे एक ही नाम है। गोल्जी बॉडी बॉडी आपको याद रखना है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही आपको डिक्टियोसोम भी याद रखना है, डिक्टियोसोम, ठीक है। स्पेशली इन प्लांट सेल, ऐसे प्लांट सेल के लिए है, आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। बस दो चीज आपको भी यहाँ ध्यान रखना है, गोल्जी बॉडी याद रखना है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स याद रखना है और गोल्जी एपरेटस ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? गोल्जी बॉडी क्या करने का कार्य करता है, प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण करता है। एक वर्ड में याद रखिएगा, प्रोटीन और लिपिड का क्या करता है, संश्लेषण करता है। मीन्स प्रोसेस, मॉडिफाई, पैक और ट्रांसपोर्ट करने का कार्य जो है गोल्जी एपरेटस करता है, ओके। कोई दिक्कत इसमें?
अब हम लोग देखेंगे इसकी संरचना के बारे में। अभी जैसे कि पिक्चर में भी आप लोगों ने देखा था, अभी और भी इसके समझाया जाएगा। गोल्जी उपकरण जो है सपाट झिल्ली नुमा थैली, उसके साथ ही श्रृंखला होते हैं इसमें। आप यहाँ श्रृंखला देख सकते हैं, सपाट है, झिल्ली नुमा है और इसमें श्रृंखला देखने को मिल रहा है। ठीक है, सपाट है, झिल्ली नुमा है और इसमें आपको श्रृंखला जो है देखने को मिल रहा है गोल्जी apparatus में। ओके, अब इसके 3 मुख्य भाग में इसे बांटा गया है। एक आपका सबसे पहला फेज है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस फेज बोलते हैं, सिस फेज बोलते हैं। सबसे पहला फेज क्या है, तो सिस फेज। 3 भागों में इसे बांटा गया। पहला क्या है आपका सिस फेज, दूसरा क्या है मीडियल फेज, मीडियल फेज। ठीक है, तीसरा क्या है ट्रांस फेज। सिस फेज, मीडियल फेज, ट्रांस फेज, आपको ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। पिक्चर में देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस फेज दिख रहा होगा आपको, ये वाला। ठीक है, सिस फेज। उसके बाद मीडियल फेज देखेंगे और आपको क्या देखना है ट्रांस फेज। यहाँ पे आपको ट्रांस फेज दिख रहा होगा। ठीक है, पिक्चर में मीडियल फेज यहाँ पे नहीं दिखाया गया, दूसरे पिक्चर में देखना पड़ेगा। तो मीडियल यानी बीच वाला फेज आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो सिस फेज, मीडियल फेज और ट्रांस फेज आपको ध्यान रखना है। ओके, किसमें पाए जाते हैं, तो गोल्जी apparatus के 3 पार्ट, सिस फेज, मीडियल फेज और ट्रांस फेज। अब सिस फेज क्या है, तो जो ER की ओर होते हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, अगर हम लोग पिक्चर देखते हैं, जब कोशिका के अंग बहुत सारे जब रहते हैं, जो कि कोशिका के अंदर जो इस द्रव में रहते हैं, तो क्या करते हैं, सब एक दूसरे से बगल बगल में ही रहते हैं ना। तो उसी प्रकार जहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होते हैं, जहां से प्रोटीन वो प्राप्त करता है, क्योंकि हम लोग राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जिसके ऊपर आपको प्रोटीन मिलेगा, और जो सिस फेस वाला जो पार्ट होता है, वो क्या होता है, वो ER की ओर होता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होता है। तो इसी वजह से जो है इसे सिस फेज बोला गया। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसको प्रोटीन चाहिए होता है। तो प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करेगा, जिधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उधर से ही ये प्रोटीन प्राप्त कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है सिस फेज यहाँ पे प्रोटीन प्राप्त करने की वजह से ये ER के साइड होता है। मीडियल फेज जो होता है, ये मध्य भाग होता है, जहाँ पे संशोधन यानी मॉडिफिकेशन का कार्य होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मॉडिफिकेशन का कार्य होता है मीडियल फेज में। ट्रांस फेज में क्या होता है, तो यहाँ पे संशोधन यानी पदार्थ बाहर निकलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे पदार्थ क्या होते हैं, संशोधित होकर पदार्थ जो है बाहर निकलते हैं। ओके, यानी जो पदार्थ का संशोधन हो चुका है, वो संशोधित होकर कहाँ निकलेंगे, तो बाहर की ओर निकलेंगे। मॉडिफाइड सब्सटेंस आर स्पीड आउट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है 3 चीज। ओके, सिस फेज का फेज किस ओर रहेगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ रहेगा। ठीक है, मीडियल फेज में क्या होता है, तो मॉडिफिकेशन का कार्य होता है। और ट्रांस फेज में क्या होता है, जो मॉडिफाई हो चुका है वो बाहर निकलता है, उसे बाहर निकलने का ये कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब हम लोग फंक्शन देखेंगे कि इसका कार्य क्या है। ठीक है, जो गोल्जी apparatus है, इसका क्या कार्य क्या है, बॉडी सॉरी गोल्जी बॉडी के नाम से भी जिसको हम लोग जानते हैं, तो इसका कार्य देखने वाले, प्रोटीन का संशोधन करता है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यानी प्रोटीन को उपयुक्त रूप से देने के लिए उन पर रासायनिक परिवर्तन करता है। ओके, प्रोटीन पर क्या करता है, रासायनिक यानी कि केमिकल मॉडिफिकेशन प्रोटीन टू मेक देम फंक्शनल। तो प्रोटीन को उपयुक्त रूप देने के लिए उन पर रासायनिक परिवर्तन करता है। इसे प्रोटीन का संश्लेषण भी बोलते हैं हम लोग। तो प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन का संशोधन करने का कार्य कौन करता है, तो गोल्जी apparatus करता है। पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का कार्य, यानी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट, संशोधित जो प्रोटीन है, जो लिपिड्स है, उसको वेसिकल्स में पैक कर कोशिका के अन्य भागों में भेजता है। तो ये जो आपके वेसिकल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, तो लाने ले जाने का ये कार्य करता है। ठीक है, जो भी प्रोटीन्स या लिपिड्स है, उसको वेसिकल्स क्या करता है, पैक कर कोशिका के अन्य भागों में भेजने का ये कार्य करता है। ओके, उसके साथ ही लिसोजोम का निर्माण, लिसोजोम नामक जो है पाचक कोशिकांग बनाता है ये। ठीक है, लिसोजोम
लाइसोजोम होगा यहाँ पे, ठीक है, लाइसोजोम, हिंदी में लिसोजोम लिखा गया। लाइसोजोम नामक जो है पाचक कोशिकांगों का ये निर्माण करता है, यानी कि कोशिका के अंगों को जो खा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोजोम, ठीक है। आत्महत्या की थैली भी इसको बोलते हैं, लाइसोजोम को, जो कि कोशिका के जो भी नष्ट हुए पदार्थ होते हैं, जो भी सड़ गल जाते हैं, उसको खाने का कार्य लाइसोसोम करता है। तो लाइसोजोम का निर्माण भी कहाँ पे होता है, आपके गोल्जी एपरेटस में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके, गोल्जी एपरेटस में। उसके साथ ही ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण, ग्लाइकोप्रोटीन यानी प्रोटीन में शर्करा को जोड़ता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि प्रोटीन में शर्करा को जोड़ने का कार्य करता है, एड्स करने का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट्स को टू प्रोटीन टू फ्रॉम ग्लाइकोप्रोटीन्स, ओके। उसके साथ में सेक्रीशन, ठीक है, सिक्रेशन करने का कार्य करता है, यानी हार्मोन्स, एंजाइम्स आदि को कोशिका से बाहर निकालने में मदद करता है ये। तो जो आपके गोल्जी एपरेटस है, तो जो भी हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, उसे कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करता है, तो सिक्रेशंस करने का भी कार्य करता है। मेन आपको प्रोटीन और लिपिड्स के संशोधन यानी कि संश्लेषण करने का आपको ध्यान रखना है। पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य, लाइसोजोम का निर्माण भी यहीं पे होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है, सिक्रेशन होता है किसका, हार्मोन्स का, एंजाइम्स का। बस एक एक लाइन में आपको थोड़ा थोड़ा चीजें याद रखना है पॉइंट्स में, ओके, क्लियर है यहाँ तक, ओके। शालिनी जी, रोशना जी, आरती जी, रवि जी, सानवी जी, ओके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। सब लोग माइटोकॉन्ड्रिया से परिचित होंगे, बचपन से पता है, पावर हाउस बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो इसके बारे में तो सबको पता ही होता है, कोशिका का ऊर्जा घर बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये डबल झिल्ली यानी दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। आप देखिए, किसी में दोहरी झिल्ली नहीं लिखा था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो होता है 2 लेयर पाए जाते हैं, 2 झिल्ली से ये घिरा होता है, 1 लेयर 2 लेयर, ठीक है। तो 2 झिल्ली से ये घिरा होता है, जो कि कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। खोज इसकी किसने की थी, तो रिचर्ड आल्टमैन ने 1890 में इसकी खोज की थी, लेकिन इसका नाम किसने दिया था, तो 1989 में इसका नाम जो है कार्ल बेंडा ने दिया है। अब 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, कल तो हम लोग पढ़े थे रिचर्ड आल्टमैन के बारे में, लेकिन कार्ल बेंडा के बारे में तो आपने नहीं सुना था, ठीक है। तो खोज अगर पूछा जाएगा तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले रिचर्ड आल्टमैन है, और उसका नाम देने वाला कौन है, जो कि 1898 में नाम दिया था, उसका नाम है कार्ल बेंडा, ठीक है, ओके। तो आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है, कोशिका, एक लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, जो कि दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है इसमें। अब देखते हैं हम लोग की मुख्य विशेषता क्या क्या इसके की फीचर्स हैं। तो स्वयं का डीएनए होता है, देखिए हमारी कोशिका में डीएनए तो होता ही है, जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसके अपने खुद के भी डीएनए होते हैं, उसके खुद के भी क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसके खुद के भी डीएनए होते हैं। उसके साथ स्वयं प्रोटीन बना सकता है ये, ठीक है, ये खुद प्रोटीन बना सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो स्वयं प्रोटीन भी बना सकता है, सिंथेसिस इनटू ओन प्रोटीन, वो अपना प्रोटीन खुद बना सकता है, स्वतंत्र रूप से विभाजित हो सकता है, यानी कि रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, यानी कि खुद से वो क्या हो सकता है, विभाजित हो सकता है, और ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, 7th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहला, पादप कोशिका जंतु कोशिका में क्या अंतर है, तो पादप कोशिका को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और जंतु कोशिका को बोलते हैं यूकैरियोटिक, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो वही बताया गया है कि ये केवल कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
पौधों में मैम ये नहीं पाया सभी जाता। जीव जंतु में होगा ना, मतलब पौधों को छोड़ के जितने भी जीव हैं हाँ, सारे जीव में। माइक्रो। इतना जोर से आवाज आया ना, मैं डर गई। अच्छा, आवाज तेज आई है मेरी, कान में वो ये लगा लेते हैं ईयरबड तो पता ही नहीं चलता है। अरे मेरे ईयरबड खराब हो गए 2-3 दिन से, अभी कुछ दिन पहले ही मंगाई थी और खराब हो गया है, तो इस वजह से मुझे ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। नहीं, वो खराब हो ही जाता है। हाँ, वही मैं देख रही हूँ इतना जल्दी कैसे खराब हो गया है। चलिए ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको कि स्वयं का इसका डीएनए होता है, स्वयं प्रोटीन बना सकता है और स्वतंत्र रूप से जो है विभाजित हो सकता है। और साथ में ये किसमें पाया जाता है, तो केवल जंतु कोशिका बोलने का मतलब ये थोड़ी है कि केवल ह्यूमन ही जंतु है। ठीक है, इस धरती पे बहुत सारे जीव हैं, तो सारे में पाए जाएंगे ये। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना 4 प्रमुख भागों में होती है। ठीक है, 4 प्रमुख भागों में हम लोग इसकी संरचना को देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, हम लोग पढ़े थे 2 मेम्ब्रेन होते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं यानी बाहर वाली झिल्ली, पतली और चिकनी होती है जो। तो बाहर वाली जो झिल्ली होती है क्या होती है, पतली और चिकनी होती है। और जो भीतर वाली झिल्ली होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होता है, वो अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, जिससे क्रिस्टे कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिस्टे हम लोग इसे बोलते हैं। क्रिस्टे कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही क्रिस्टे जो है झिल्ली की अंदरूनी परत के मोड़ में जो एंजाइम्स के लिए सतह प्रदान करते हैं। तो क्रिस्टे क्या करता है, क्रिस्टे के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ये अंदर में जो एंजाइम्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के, उसके लिए क्या करता है, उसके लिए सरफेस प्रदान करता है, उसके लिए जगह प्रदान करता है ये। ठीक है, जो अंदरूनी वाला परत होता है। अब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तरल पदार्थ है जिसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स और एंजाइम्स होते हैं। तो आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो तरल पदार्थ है, उसमें तरल पदार्थ में यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंदर भी क्या होता है, तो तरल पदार्थ होता है। इसके अंदर भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो है तरल पदार्थ होता है। इतना छोटा है ना, पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। सॉरी। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ऊपरी वाला परत है उसे आउटर लेयर बोलते हैं, उसके अंदर जो परत पाया जाता है उसे इनर लेयर बोलते हैं। वही वहीं पे जो है कुछ सतह प्रदान करता है, जो कि एंजाइम्स के लिए सतह प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो भी एंजाइम्स होते हैं उसके लिए सतह प्रदान किया जाता है। अब जो इसके अंदर कोशिका के अंदर भी तरल पदार्थ, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी तरल पदार्थ होते हैं, जिसमें आपके क्या पाए जाएंगे, तो अपने डीएनए रहेंगे, साथ में आरएनए, और उसके साथ ही राइबो जो है, राइबोसोम। अब राइबोसोम क्यों यहाँ पाए जाएंगे, प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य कौन करता है, राइबोसोम करता है। ये खुद का प्रोटीन बना लेता है, तो राइबोसोम भी होगा इसमें खुद का। ठीक है, खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, तो अब एक बार पिक्चर देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपको देखने को मिल रहा है। इनर मेम्ब्रेन स्पेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी इंटरनल मेम्ब्रेन, इंटरनल अंदर वाले मेम्ब्रेन। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाले जो है आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, मैट्रिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एटीपी जो कि ऊर्जा का निर्माण करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम लोग बोलते हैं, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके साथ ही यहाँ पे जो आपको कुछ कुछ बिंदे वाले दिख रहे हैं उसको तो पोरिन्स बोलते हैं। ठीक है, और ग्रैनुलस जो है ये जो आपको दिख रहे हैं, ये ग्रैनुलस यहाँ पे पाए जाते हैं। बस आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, मैट्रिक्स के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अपना इसका खुद का राइबोसोम होता है, डीएनए होता है, इसके 2 लेयर होते हैं, इनर लेयर और आउटर लेयर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखेंगे कि इसका कार्य क्या क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी का निर्माण करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको। तो क्या करता है, एटीपी जो होता है ये ऊर्जा का निर्माण इसको बोला जाता है, यानी कि प्रोड्यूस करता है एनर्जी। एटीपी का क्या काम है, तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने का ये कार्य करता है। ठीक है, एटीपी। उसके बाद है श्वसन क्रिया में भाग लेना, यानी कि
ये क्या करता है, जो सेलुलर जो रेस्पायरेशन होता है, जो सेल में जो रेस्पायरेशन होता है, तो श्वसन क्रिया में भाग लेता है। ये आपको ध्यान रखना है। सेलुलर रेस्पायरेशन करने का कार्य भी कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। यानी कि जो हमारा कोशिका है, कोशिका के अंदर जो भी कोशिकाएं हैं उसमें से श्वसन करने का कार्य कौन कर रहा है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही कर रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही मैम कोशिका, हाँ बोलिए। मतलब गैसेस का एक्सचेंज जो होता है बोलते हैं रेस्पिरेशन में, वो यही होता है। हाँ, ओके। उसके बाद ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलना, तो ग्लूकोज को क्या करता है, एनर्जी में बदलता है। ठीक है, जो भी ग्लूकोज से हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं वो यहीं पे हम लोग देखते हैं, ये ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलता है। उसके साथ ही कोशिका में चयापचय क्रियाएं करना, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करने का कार्य भी ये करता है। ठीक है, चयापचय की क्रिया करने का कार्य करता है। उसके बाद ऑप्टोप्सिस की भूमिका। ठीक है, ऑप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम्ड सेल जो डेथ होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टोसिस की भूमिका। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टो अपोप्टोसिस। यहाँ देखते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस, अजीब ही पढ़ने में दिक्कत है। उसके बाद है ऊर्जा मांग वाले अंगों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ऊर्जा मांग वाले यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां पे सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। ठीक है, ऑपोटोसिस की भूमिका ये निभाता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी एटीपी का निर्माण करेगा, श्वसन क्रिया में भाग लेगा, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का कार्य करेगा, कोशिका में चयापचय क्रियाएं करने का कार्य करेगा, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करने का कार्य। उसके बाद अपोप्टोसिस में भूमिका निभाने का ये कार्य करता है। साथ में ऊर्जा मांग वाले अंगों से अधिक मात्रा में ये पाया जाता है, यानी कि जहां पे भी ऊर्जा की मांग सबसे ज्यादा है वहां पे ये ज्यादा पाया जाएगा। अब देखेंगे कि सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कौन से अंगों में देखने को मिलता है, तो अभी हम लोग इसी को देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे अधिक पाया जाता है, तो लीवर। अब लीवर में क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहां पे आपके हाई जो है मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय तेज होता है वहां पे लीवर में, इस वजह से आपके लीवर में पाया जाएगा सबसे ज्यादा। मांसपेशियों में, मसल्स में, यानी कि संकुचन हेतु अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे जो मसल्स है उसमें संकुचन के लिए हमेशा ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर आपके उसमें ऊर्जा नहीं रहता तो आप थके थके महसूस करते हैं, तो इसी वजह से वहां भी ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसी वजह से मांसपेशियों में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। हार्ट में, हमारा जो हृदय है वो निरंतर कार्य करते रहता है और उसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हमारे हार्ट में भी जो सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। उसके बाद शुक्राणु, गतिशीलता के लिए ऊर्जा आवश्यक होता है, यानी कि एनर्जी इनलेट फॉर मोटिलिटी। ठीक है, तो गतिशीलता के लिए शुक्राणु यानी स्पर्म में भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सभी को क्लियर हो गया? बहुत अच्छा मैम, इतना भी नहीं पता था। हम लोग ऊर्जा और एटीपी ही जानते थे, थोड़ा श्वसन जानते थे। अभी तो इतना अगर प्रश्न पूछ दिया तो बड़ा मुश्किल है याद रखना। इसमें अब बहुत देखिए सारा कहीं चीज। बहुत डीप में कभी क्वेश्चन पूछ देगा तो आप पढ़े रहेंगे ना तो माइंड में वो क्लिक करेगा, नहीं भी याद रहेगा ना फिर भी लगा रहेगा कि पढ़े हैं। कम से कम इतना तो पता रहेगा ना कि सेल में हम लोग पढ़े हैं। अगर ये चीजें जी भी पता होंगी तो आप आंसर लगा देंगे। जी बिल्कुल। और इसमें ये भी तो है ना मैम कि जो ज्यादा वर्क करता है उस पे माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, मतलब हाँ, उसकी हेल्प जो करता है। हाँ जो चीजें ज्यादा, हाँ वो भी ऐसा भी बोल सकते ज्यादा हैं। एनर्जी लग रही है जैसे उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प कर रहा है। हाँ उसमें हेल्प करता है, जैसे कि अगर बहुत ज्यादा हमें बोलने की आवश्यकता हो रही है, पढ़ाने वाले जो भी टीचर होते हैं सब बहुत ज्यादा बोले, तो वहां पे आपको उस जगह पे ऊर्जा पहुंचाने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है, वहां पे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। अब हम लोग देखेंगे लाइसोसोम। एक लाइन में तो सबको पता होगा इसके बारे में, क्या बोलते हैं इसे, लाइसोसोम को सुसाइडल आत्महत्या की थैली। ओके, तो आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग हम लोग इसे बोलते हैं लाइसोसोम को। इसमें एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है
जो कि हत्या के लिए यानी कि आत्महत्या की थैली के लिए जिम्मेदार होता है, जो सभी चीजों को गला देता है एंजाइम्स। ठीक है, तो लाइसोसोम के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। लाइसोसोम झिल्ली से घिरा एक गोलाकार कोशिकांग है जो कि एंजाइम्स यानी पाचक एंजाइम से भरा होता है। इसमें क्या होता है, पाचक एंजाइम होता है जिसको हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम भी बोलते हैं हम लोग। तो पाचक एंजाइम इसमें एक ऐसा पाया जाता है जो कि सभी चीजों को पचा देता है, और ये कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को पचाने और नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि लाइसोसोम जो है वो झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, एक झिल्ली से घिरा होता है ये, और साथ में गोलाकार होता है। तो आप देख सकते हैं शेप भी गोलाकार है, पूरा गोल तरीके से है। इसमें क्या पाया जाता है, तो ये एंजाइम से बड़ा होता है, पाचक एंजाइम। कौन से एंजाइम से बड़ा होता है, ये टोटल में क्या है, पाचक एंजाइम्स रहते हैं। हाइड्रोलिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक, यहाँ लिखा है ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें भरे रहते हैं। ठीक है, ये जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो भी कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ है उसे क्या करता है, पचाने और नष्ट करने का कार्य करता है, यानी कि अपने ही कोशिका को खा जाता है। ऐसा भी आप लोगों ने सुना होगा। खोज देखेंगे लाइसोसोम का 1955 में जो है क्रिश्चियन ड्यू के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो डुबा देता है अपने में, डुबा के क्या करता है, मार देता है। इस तरीके से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही इसका अन्य नाम अगर देखेंगे तो कोशिका का पाचक थैली बोलते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल और साथ में सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, दोनों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि कोशिका के का पाचन थैली भी बोलते हैं और साथ में आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। ठीक है, मैम ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या मतलब आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं इसको? आत्महत्या की थैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम लोग अपना हत्या खुद कर लेते हैं तो उसे आत्महत्या बोलते हैं। ये क्या करता है, अपने आप को भी खा लेता है, अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, इसी वजह से इसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं। मैम ये समझे? सिर्फ डेड सेल्स ही ना खाता है, मतलब जो सेल नहीं, डेड हो जाते हैं, ऐसा नहीं। जो सेल डेड होते हैं उसको तो खाते ही हैं, हाँ। लेकिन अगर और जैसे कि समझ लीजिए एक एरिया में बहुत सारे डेड सेल हैं, तो ये दूसरों को खाने के लिए क्या करते हैं ना, वो अपने आप को खुद ही फोड़ लेते हैं। फोड़ लेने से क्या होता है, इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं ना, वो चारों वो तरफ छिड़क जाते हैं और सबको हो नष्ट जाता कर देते हैं। है। ओके ओके, ठीक है। मैम फिर से इनका निर्माण फिर कैसे होता है, फिर दूसरे बनते होंगे ना? हाँ, बनते हैं, सारा सेल का काम है बनने का। हाँ वही तो, फिर दूसरा लाइसोसोम तैयार हो जाता है। सेल्फ रिप्लिकेबल करने का कार्य होता है ना, सेल एक सेल से दूसरा सेल बनता है, तो वो सारा, अगर एक बच्चा है तो उस सारा माँ का गुण देखने को मिलता है, पिता का गुण देखने को मिलता है, तो उसी प्रकार सेल को भी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कभी दादाजी का गुण भी आ जाता है बच्चों में, दादा परदादा। हाँ, तो वैसे ही उसके गुण तो मिलेंगे ना देखने को। ठीक है, और एक सिद्धांत भी है मैम जिसमें दादा के गुण यानी फर्स्ट पीढ़ी के थर्ड पीढ़ी में मिलते हैं ज्यादा। हाँ हाँ, बिल्कुल। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं कि एक झिल्ली से घिरा होता है ये, अभी हम लोग जस्ट देखे थे इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि एक झिल्ली से घिरा होता है। अब इसके अंदर 40 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। सोचिए कि इतने प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है जो कि पचाने का कार्य करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 40 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, गोल और अंडाकार आकार का होता है। उसके साथ ही हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होते हैं, ऐसे एंजाइम जो कि पदार्थों को जल द्वारा तोड़ देता है। आप देखिए कितनी अच्छी बात है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जल होता है, तो जल के द्वारा ही तोड़ देता है। ये कोई भी पदार्थ हो उसे जल के द्वारा ही तोड़ देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पड़ा है। ठीक है, ऐसा एंजाइम है जो कि जल से बना हुआ है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब देख लेंगे मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का पाचन कर देता है, यानी कि जो भी डाइजेशन ऑफ सेलुलर वेस्ट, यानी कि जितने भी सेलुलर वेस्ट होते हैं वो उसको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर जाता है। उसके साथ ही जो भी क्षतिग्रस्त कोशिका के अंग होते हैं उसे भी नष्ट कर देता है, यानी कि डिस्ट्रॉइंग डैमेज्ड ऑर्गेनल्स।
ठीक है, तो जो भी डैमेज ऑर्गेनल्स होते हैं उसको भी क्या करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। जैसे अगर समझ लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया अगर नष्ट हो चुका है तो उसे नष्ट कर देगा, राइबोसोम नष्ट हो चुका है तो उसे नष्ट कर देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि कोशिका के अंग है तो उसको भी नष्ट कर देगा। ये सारे कोशिका के अंग मैं भी बता रही हूँ। ये सारे को क्या करता है, सारे को अपने आप को फोड़ के पूरा को ही मार देता है, खुद भी मर जाता है, दूसरों को भी मार देता है। इसी वजह से इसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ ही बैक्टीरिया और वायरस को भी नष्ट करता है। जो भी बैक्टीरिया वायरस अगर कोशिका में एंटर कर गया है तो उसे भी नष्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद अपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ में भाग लेता है ये, यानी कि पार्टिसिपेटिंग इन एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ, तो उसमें ये भाग लेता है, यानी कि उसको मारने का कार्य करता है, इसलिए इसमें बताया गया कि उसमें भी वो भाग लेता है। उसके साथ ही भोजन के कणों को पचाता है, तो जो भी कोशिका के अंदर जो भोजन के कण होते हैं उसको भी पचाने का कार्य करता है। डाइजेस्टिंग फूड पार्टिकल्स, साथ में जो है ऑटोफैगी करना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑटो डाइजेशन को ऑटोफैगी बोलते हैं। ऑटो डाइजेशन करना यानी कि परफॉर्मिंग ऑटोफैगी। सेल्फ डाइजेशन को क्या बोला गया, ऑटोफैगी, यानी खुद को खा लेता है। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑटोफैगी किसके लिए यूज होता है, कोशिका के कौन से ऑर्गेनल्स के लिए ऑटोफैगी शब्द का यूज किया जाता है, ऑटोफैगी का मतलब क्या होता है, तो सेल्फ डाइजेशन यानी खुद को ही खा जाना, खुद को ही निगल जाना, क्या है, ऑटोफैगी है। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे वर्ड से ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑटोफैगी। ठीक है, और भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, तो वहां पे भी आपको समझ में आएगा। क्लियर हो गया ये? मैम ये अपोप्टोसिस वाला नहीं समझ आया। सेल्फ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, अच्छा इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, ओके मैम। मैम ऑटोफैगी को ऑटोलाइसिस भी कहते हैं क्या? ऑटोलाइसिस नहीं, उसे नहीं कहते हैं। एक बार फिर भी मैं देख लूंगी, चेक कर लूंगी इसको। ओके, चलिए लाइसोसोम कैसे बनते हैं अब देखेंगे हम लोग लाइसोसोम के बारे में। समय हो गया है, आगे पढ़ाएं या फिर रहने दें? मैम कल पढ़ाइए ना, पढ़ाइए ना मैम। मैम कंप्लीट कर लीजिए। हमको पढ़ना भी है। कल अभी पढ़ेंगे। दौर है मैम। मैम पढ़ाइए मैम। ओके ओके, ठीक है, अभी लाइसोसोम कंप्लीट कर देते हैं कम से कम। ठीक है, लाइसोसोम कैसे बनते हैं, लाइसोसोम गोल्जी उपकरण यानी कि गोल्जी एपरेटस से उत्पन्न होते हैं। जब हम लोग गोल्जी पढ़ रहे थे ना, गोल्जी एपरेटस पढ़ रहे थे, तो वहां पे आप लोग देखे थे कि लाइसोसोम का भी निर्माण करता है ये। ठीक है, तो गोल्जी उपकरण से उत्पन्न होते हैं। जैसे अभी किन्हीं का क्वेश्चन था कि मैम कैसे खुद को मार देते हैं, तो कैसे इसका निर्माण होता है, कौन बनाता है इसको, गोल्जी उपकरण बनाता है, गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी बॉडी बनाने का इसको कार्य करता है। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है रोगाणुओं को नष्ट करने का। अब देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कि ये जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी विषाणु होते हैं, उसको भी नष्ट करने का कार्य करता है, बैक्टीरिया वगैरह को। तो हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, जो कि हमारे शरीर की रक्षा का कार्य करता है, तो उसमें भी तो पाया जाएगा ना। तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल में पाया जाता है ये लाइसोसोम। ठीक है, रोगाणुओं को नष्ट करना यानी कि डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस, जो भी पैथोजेंस होते हैं, जो भी रोगाणु होते हैं, तो उसे भी नष्ट करने का कार्य करता है, ताकि हमारे बॉडी में प्रवेश करे उससे पहले ही उसे खत्म कर देता है। उसके साथ ही जो लीवर है हमारा, कोशिकीय कचरे को हटाता है ये। तो लीवर में जो भी कोशिकीय जो कचरे होते हैं, जो उसे भी क्या करता है, उसे हटाने का कार्य करता है। ठीक है, और अमीबा जो है उसे भी हटाने का कार्य, इसे रहने दीजिए, अमीबा इसमें नहीं आएगा हमारा ह्यूमन सेल में। भोजन को पचाना, डाइजेस्टिंग फूड पार्टिकल्स, तो ये तो पता ही है आपको। ठीक है, बाकी सारा चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लीवर के कचरों को हटाने का भी कार्य करता है, और आपके जो है पैथोजेंस जो होते हैं उसे भी हटाने का कार्य करता है। डब्ल्यूबीसी में ये पाया जाता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में कोशिकाएं में पाया जाता है। ठीक है, और कहाँ पे ये निर्माण होता है इसका, तो गोल्जी उपकरण यानी कि गोल्जी एपरेटस में इसका निर्माण होता है। ओके,
नेक्स्ट हम देखेंगे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे, बहुत लोगों का सवाल भी था, एक्चुअली तो मैं समझा तो दी हूँ लेकिन फिर भी देख लीजिए। जब कोशिका गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो लाइसोसोम फटकर अपने एंजाइम्स छोड़ देते हैं और पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जब ये देखता है कि कोशिका की गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, यानी कि सेल ही क्या हो गया है, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, सेल के जितने भी ऑर्गन्स है वो सारे डेड पड़े हुए हैं, सेल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो क्या करता है अपने आप को ही ये फाड़ देता है, अपने आप को ही फोड़ देता है और उससे जो है सारे हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स है वो निकल जाते हैं और पूरे सेल को ही खा जाते हैं, पूरे सेल को ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं। क्लियर होगा सबको ये। अब लाइसोसोम से संबंधित कुछ क्रियाएं देख लेते हैं। ऑटोफैगी क्या है और हेटेरोफैगी, ये दो चीजें अभी हम लोग देखेंगे, ऑटोफैगी और हेटेरोफैगी। तो ऑटोफैगी जो है पुराने क्षतिग्रस्त अंगों को लाइसोसोम के द्वारा पचाना, यानी कि जो भी पुराने और क्षतिग्रस्त जो अंग होते हैं, जो कोशिका के अंग होते हैं, उसे लाइसोसोम के द्वारा जो है पचाया जाता है, उसे हम लोग ऑटोफैगी बोलते हैं। और जो हेटेरोफैगी होते हैं, बाहरी कणों जैसे कि बैक्टीरिया भोजन को पचाने का कार्य करता है, उसे हेटेरोफैगी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है, हेटेरोफैगी और साथ में ऑटोफैगी। ओके, यानी कि पुराने और क्षतिग्रस्त अंगों को लाइसोसोम द्वारा पचाना और साथ में बाहरी कणों को जो है पचाना, बैक्टीरिया और भोजन को पचाना, इसको हम लोग हेटेरोफैगी बोलते हैं। ओके, तो ये आपके लाइसोसोम जो है कंप्लीट हो चुके हैं।